Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 22nd November 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about G20 summit in Johannesburg, South Africa. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज G20 एंड व्हाट डज इट डू। ये करता क्या है? तो G20 इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज एंड 2 यूनियन ऑफ कंट्रीज। देखिए G20 में टोटल 21 मेंबर्स हैं, 19 देश हैं अलग अलग इसका मेंबर, प्लस 2 ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट इज यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन आर पार्ट ऑफ G20। ओरिजिनली इसमें 20 ही मेंबर्स थे, 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन इसके मेंबर्स थे। बट जब भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली साल 2023 में, तो भारत के रिकमेंडेशन पे फिर अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड कर लिया गया एज मेंबर ऑफ G20। उसके बाद से इसके टोटल 21 मेंबर्स हो गए हैं, बट ऑफिशियली अभी भी इसका नाम बदला नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब G20 से बदल करके इसका नाम हो गया है G21। अभी भी इसका नाम, इस ग्रुपिंग का नाम G20 ही है। G20 से रिलेटेड अगर कोई मेंस में प्रश्न आए तो आप ये डेटा के साथ शुरुआत कर सकते हैं कि G20 इज ग्रुप ऑफ मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। कलेक्टिवली दे रिप्रेजेंट 85% ऑफ ग्लोबल GDP, 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। दिस विल सिग्निफाई इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्रुपिंग। G20 आखिर बना कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो G20 की शुरुआत के पीछे कारण है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1997। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में ब्रीफली समझते हैं। देखिए, कुछ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज जैसे कि मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, कोरिया एंड इंडोनेशिया, कोरिया से हमारा मतलब है साउथ कोरिया, ये ईस्ट एशियन इकोनॉमीज ये अपने अपने देश से एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इन देशों की सरकारों ने लगातार अपनी करेंसी का डीवैल्यूएशन किया। यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है डीवैल्यूएशन और एक्सपोर्ट के बीच का रिलेशन, ये आप प्लीज़ याद करने की कोशिश कीजिए फ्रॉम आवर क्लास डिस्कशन फ्रॉम एक्सटर्नल सेक्टर। वहाँ पे मैंने आपको सिखाया है कि जब भी डीवैल्यूएशन होता है तो इकोनॉमी का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है। अगर किसी भी इकोनॉमी की करेंसी कमज़ोर होती है तो उसका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है, और शुरुआती दिनों में वहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। प्लीज़ ट्राई टू रिकॉल दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम आवर क्लास डिस्कशन। तो यही ये सब करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी अपनी करेंसी का लगातार डिवैल्यूएशन कर रहे थे। इनके बीच में एक कंपटीशन की भावना आ गई कि कौन ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा। उस प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा डिवैल्यूएशन करने लगे अपनी अपनी लोकल करेंसी का। अब डिवैल्यूएशन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो दिखता है कि एक्सपोर्ट बढ़ता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट लीड्स टू इन्फ्लेशन ऑल्सो एंड इट कैन लीड टू इकोनॉमिक क्राइसिस। ये भी हमने देखा है क्लास में, और वही हुआ इन एशियन इकोनॉमीज के बीच में। आपस में कंपटीशन के चक्कर में इन्होंने अपनी करेंसी का इतना डिवैल्यूएशन किया कि शुरुआती दौर में तो एक्सपोर्ट बढ़ा, बट लॉन्गर पीरियड में इन सब के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगी बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, एंड कलेक्टिवली इट लेड टू अ सिचुएशन जिसको नाम दिया गया एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें ये पांचों इकोनॉमी कोलैप्स करने लगी। फास्ट पेस से इनका जीडीपी गिरने लगा। तो फिर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी स्थिति दोबारा ना बने, जहां इकोनॉमीज आपस में कॉम्पीट करने के चक्कर में अपनी अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करके और एक्सपोर्ट बढ़ाने के चक्कर में एक कलेक्टिव क्राइसिस ना ले आए, ऐसी स्थिति को प्रिवेंट करने के लिए फिर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया 1999 में, जिसको नाम दिया गया G20। इट वॉज एन इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म जिसमें दुनिया के कुछ मेजर इकोनॉमीज के फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स एक साथ आए, एंड दे ट्राई टू स्टैब्लिश ए कोऑर्डिनेशन कि आपस में आगे से हम एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करेंगे ताकि इस तरीके की करेंसी डिवैल्यूएशन लेड इकोनॉमिक क्राइसिस को प्रिवेंट किया जा सके। तो आप कह सकते हैं सरल भाषा में कि G20 एज अ फोरम was created, as an informal forum was created in 1999 after Asian financial crisis of 1997,
with the aim of developing coordination amongst the major economies as far as their currency exchange rate is concerned, so that frequent devaluation should not lead to any crisis. फिर 2008 में शुरू हुई पूरे दुनिया भर में फाइनेंशियल क्राइसिस या इकोनॉमिक क्राइसिस। 2008 की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इट मेनली स्टार्टेड फ्रॉम द यूएस। अमेरिका के अंदर स्लो डाउन आया, और चूंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो वहाँ से ज़्यादातर दुनिया के देश ट्रेड करते हैं। जब अमेरिका में स्लो डाउन आया तो दुनिया के बाकी देशों में भी स्लो डाउन का खतरा आया, तो इसी को नाम दिया गया है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 के बाद फैसला किया गया कि G20, जो अभी तक 2008 तक सिर्फ एक फोरम था जहां पे फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स आपस में मिलते थे, उसको अपग्रेड किया जाए टू लीडर्स समिट, जहां पे देश के जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, जैसे भारत से हमारे प्रधानमंत्री, किसी और देश के जो हेड ऑफ द स्टेट है, वहां के प्रेसिडेंट, वो आपस में मिले साल में एक बार। ये फैसला हुआ 2008 में। तो इस तरीके से G20 as a forum for finance minister and central bank governor started in 1999 was upgraded into G20 leaders summit in 2008, और G20 की पहली लीडर समिट हुई इन वॉशिंगटन डीसी इन 2008। और जो पहली समिट हुई, और तब से लेकर के अभी तक हर साल समिट होती है एक बार G20 की। और G20 के समिट में जो मेंबर्स हैं G20 के, उनके हेड ऑफ द स्टेट्स तो मिलते ही हैं, प्लस head of the important financial institutions like IMF, World Bank, as well as head of United Nations, वो भी assemble होते हैं in G20 annual summit। तो 2008 से लेकर के अब तक हो रही है G20 की एनुअल समिट, हर साल ही होती है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि G20 स्टिल इज कंसिडर्ड एज एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग। ये अभी भी एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग ही है। रीजन बीइंग, इसका अभी तक अपना कोई एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है या कोई हेडक्वार्टर नहीं है। प्लस द डिसीजन ऑफ G20 आर नॉट बाइंडिंग ऑन इट्स मेंबर कंट्रीज। कोई भी फैसला G20 प्लेटफॉर्म पे हो गया तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोई मजबूरी नहीं है उनके मेंबर कंट्रीज की। अपनी अपनी सरकारों के पास अभी भी ये ऑप्शन है कि G20 प्लेटफॉर्म पे जो उन्होंने कमिटमेंट किया है उसको वो फुलफिल करें या ना करें। ऐसा नहीं होता यूनाइटेड नेशंस के ऊपर या WTO जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर वहां पे आपने कुछ कमिटमेंट किया है तो आपके ऊपर अब ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि उस कमिटमेंट को आप पूरा करें। देयर यू डू नॉट हैव ऑप्शन। दैट इज व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस एंड WTO आर कंसिडर्ड एज फॉर्मल ग्रुपिंग। Unlike them, G20 is an informal grouping because the countries still, the governments still hold discretionary power with respect to decisions and commitments done at G20 platform. करंट न्यूज ये है कि 20th G20 लीडर्स समिट आज से शुरू हो रही है इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। 2 दिन चलेगी ये, सैटरडे एंड संडे। इस साल का G20 का थीम है सॉलिडरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको यह भी याद रखना है कि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट G20 समिट इज बीइंग हेल्ड इन अफ्रीका। अफ्रीका के किसी देश में पहली बार G20 समिट हो रहा है। हमारे देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हैं जोहान्सबर्ग में G20 समिट को अटेंड करने। ही विल रिप्रेजेंट इंडियाज पर्सपेक्टिव। जो भारत का थीम था G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान साल 2023 में, वासुदेव कुटुंबकम, दैट वर्ल्ड इज वन बिग फैमिली, उसी को वो प्रेजेंट करेंगे। इस टॉपिक के डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मेनली एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड मैंने ये प्रश्न दिया है। आई होप एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस मोटा मोटा आपको समझ आया। जिनका भी एक्सटर्नल सेक्टर वाला चैप्टर हो चुका है क्लास के अंदर इकोनॉमिक में, उनको तो पूरा पूरा समझ आया होगा। डिवैल्यूएशन के कारण इकोनॉमिक क्राइसिस, ये हुआ 5 मेजर ईस्ट एशियन इकोनॉमीज में दैट लेड टू एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। सब लोग फिर भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। सिंपल क्वेश्चन है एंड ट्राई टू सबमिट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कंट्रोवर्सी ओवर नेक्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ G20। तो ये टॉपिक भी G20 से ही रिलेटेड है। थोड़ा इसमें कुछ अलग बातें देखेंगे हम लोग। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस, अगेन GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक बात जरा समझते हैं कि आखिर G20 की प्रेसिडेंसी कैसे तय होती है, कि कौन देश किस साल G20 की प्रेसिडेंसी हेल्ड करेगा।
तो G20 के अंदर टोटल 19 कंट्रीज मेंबर हैं, प्लस तो 2 यूनियन ऑफ कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन। तो जो 19 कंट्रीज हैं G20 के मेंबर्स, उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1, 2, 3, 4 एंड 5। भारत की बात की जाए तो इंडिया इज इन ग्रुप 2। अब प्रेसिडेंसी जो है वो इन्हीं 5 ग्रुप में रोटेट होते रहती है। जैसे प्रेसिडेंसी ग्रुप 3 के किसी मेंबर को मिली तो नेक्स्ट फिर ग्रुप 4 को मिल सकती है, फिर ग्रुप 2 को मिल सकती है। तो ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होता कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये नियम है कि अगर किसी एक साल ग्रुप 3 से किसी मेंबर को मिला है तो नेक्स्ट ईयर किसी और ग्रुप से मेंबर को मिलेगा। जैसे बात की जाए साल 2023 की, G20 की प्रेसिडेंसी थी भारत के पास। 2024 की G20 की प्रेसिडेंसी है ब्राजील के पास। वो भारत जिस ग्रुप में है उससे अलग है ये। 2025 की G20 की प्रेसिडेंसी अगेन साउथ अफ्रीका के पास, और 2026 की G20 की प्रेसिडेंसी है यूएस के पास। तो ये तय होता है कि नेक्स्ट बार कौन सा ग्रुप को मिलेगा प्रेसिडेंसी, और एक बार जब ये तय हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम ये ग्रुप प्रेसिडेंसी मेंटेन करेगा, जैसे इस बार तय हुआ है कि 2026 के लिए प्रेसिडेंसी विल बी विथ ग्रुप 1। तो अब ग्रुप 1 के जो 4 मेंबर्स हैं वो आपस में मिल करके डिसाइड करेंगे कि इनमें से एग्जैक्टली कौन सा देश होगा जो G20 की प्रेसिडेंसी मेंटेन करेगा। तो पहले ग्रुप तय हो गया, और फिर ग्रुप तय होने के बाद फिर उन ग्रुप के अंदर जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में नेगोशिएट करके तय कर लेते हैं कि हु इज गोइंग टू होल्ड प्रेसिडेंसी फॉर द G20 प्लेटफॉर्म। तो G20 के अंदर हमेशा एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है जिसको कहा गया है G20 ट्रॉइका। ट्रॉइका मतलब हिंदी में जैसे कहते हैं तिकरी, 3 लोगों की या 3 एंटिटीज की ग्रुपिंग को एक साथ क्या कहा जाता है, ट्रॉइका। तो G20 ट्रॉइका फॉर एनी ईयर इंक्लूड्स 3 कंट्रीज। 1, द कंट्री जिसके पास पिछले साल प्रेसिडेंसी थी। अनदर, द कंट्री विच इज होल्डिंग करंट ईयर प्रेसिडेंसी। एंड तीसरा मेंबर होता है द कंट्री विच इज गोइंग टू हैव प्रेसिडेंसी फॉर नेक्स्ट ईयर। तो करेंटली G20 ट्रॉइका में 3 मेंबर्स हैं। ब्राजील जिसके पास पिछले साल G20 की प्रेसिडेंसी थी, साउथ अफ्रीका जिसके पास करंट ईयर G20 की प्रेसिडेंसी है, एंड अमेरिका जिसके पास नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए G20 की प्रेसिडेंसी है। सो दिस कलेक्टिवली G20 ट्रॉइका। ट्रॉइका मेंटेन किया जाता है, 3 देश ट्रॉइका का हिस्सा होते हैं और वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि G20 का जो एजेंडा है वो कंटिन्यू हो पाए, एक स्ट्रीमलाइन हो पाए। ये नहीं कि पिछला मेंबर और अगले मेंबर के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, तो पिछले बार G20 का एजेंडा कुछ था, अगले बार कुछ और ही नया एजेंडा लेकर के चले आए। तो फिर जो कंटिन्यूटी है in the goal, aim and agenda of G20, it may break, and that is why G20 Troika is created, which includes current as well as previous and next members. And currently this is the G20 Troika: South Africa, Brazil and America. अब करंट कंट्रोवर्सी क्या हुई है? हाल फिलहाल में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा के साथ। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट हैड गॉन टू यूएस और वहां पे उन्होंने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की। डोनाल्ड ट्रंप को कोई बात खराब लग गई है, हो सकता है कुछ डिमांड रखा होगा उन्होंने साउथ अफ्रीका के सामने, जैसे उन्होंने यूक्रेन के सामने रखा है कि अपना क्रिटिकल माइन मिनरल्स दे दो हमें। इस तरीके के कुछ एक्सप्लॉयटेटिव डिमांड रखी होगी, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नहीं माने होंगे ऑफ कोर्स। तो उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप हैज एलिज्ड दैट साउथ अफ्रीका हैज बिहेव्ड वेरी बैडली, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट हैज बिहेव्ड वेरी बैडली। पता नहीं क्या एग्जैक्टली हुआ है। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो G20 जो समिट हो रही है इन साउथ अफ्रीका, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और उसके लिए एलिगेशन लगा दिया साउथ अफ्रीका के ऊपर कि साउथ अफ्रीका इनडायरेक्टली जीनोसाइड को प्रमोट करता है। इट इज अलाउिंग किलिंग ऑफ वाइट अफ्रीकनर्स। जो साउथ अफ्रीका के अंदर जो वाइट लोग हैं, जो मेनली यूरोप या अमेरिका से जाकर के वहां बसे हैं, उनकी किलिंग हो रही है बाय द लोकल inhabitants, the indigenous people who are
colored people. So white Africans are being slaughtered and that is why Donald Trump is saying that he will boycott the summit. जबकि सच्चाई ये है कि 5-7 दिनों 10 दिनों पहले तक तो बड़ा अच्छा संबंध चल रहा था, साइरल रामाफोसा को बुलाया भी था व्हाइट हाउस में, तब तक सब अच्छा चल रहा था। अब एकाएक से नाराज हो गए हैं और अब एलिगेशन लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि नहीं वो जीनोसाइड करा रहे हैं, इसलिए मैं G20 में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, ना मैं करूंगा ना किसी सीनियर ऑफिसर को भेजूंगा। तब सवाल ये उठा कि सर नेक्स्ट ईयर की प्रेसिडेंसी तो आप ही के पास है, आपको प्रेसिडेंसी हैंड ओवर लेना है, तो जब G20 की ये जो चेयरमैनशिप खत्म होगी साउथ अफ्रीका की ऑफिशियली 30 नवंबर को, G20 की लीडर समिट आज और कल चलेगी, लेकिन G20 की जो चेयरमैनशिप है साउथ अफ्रीका की वो खत्म हो जाएगी 30 नवंबर को। 1 दिसंबर को साउथ अफ्रीका को हैंड ओवर देना है टू यूएस, 1 दिसंबर को हैंड ओवर देना साउथ अफ्रीका को टू द यूएस। अब वो हैंड ओवर लेने के लिए भी अमेरिका ने मना कर दिया कि नहीं, ना हमारे प्रेसिडेंट जाएंगे, ना ही हमारा कोई सीनियर ऑफिसर जाएगा, अ जूनियर एम्बेसी ऑफिशियल विल बी सेंट टू टेक हैंड ओवर। अब इसको लेकर के साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नाराज हो गए कि ये तो कन्वेंशन के अगेंस्ट जा रहा है, व्हाई अ प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री विल गिव हैंड ओवर टू अ जूनियर एम्बेसी ऑफिशियल। सो इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड कन्वेंशंस आर बीइंग वॉयलेटेड। अब साउथ अफ्रीका और अमेरिका के बीच में यहां जाकर के अब डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 1 दिसंबर को अमेरिका किस तरीके से प्रेसिडेंसी लेता है फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अमेरिका कह रहा है कि कोई भी सीनियर ऑफिसर जाएगा नहीं, साउथ अफ्रीका कह रहा है कि हमारे प्रेसिडेंट किसी जूनियर ऑफिसर को हैंड ओवर देंगे नहीं, इट इज अगेंस्ट कन्वेंशन एंड डिग्निटी ऑफ आवर कंट्री। तो देखते हैं क्या होता है 1 दिसंबर को, कैसे प्रेसिडेंसी हैंडओवर होती है। इस टॉपिक के बेसिस पे फ्लुएंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सेंटर नोटिफाइंग 4 न्यू लेबर कोड्स, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा बैकग्राउंड के साथ समझते हैं ताकि इस टॉपिक पे अगर कोई मेंस में प्रश्न आता है तो आप उसको आराम से लिख पाएं। तो हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन साहब ने एक बार कहा था कि इंडियन इकोनॉमी इज मेनली फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ 3L। 1L इज फॉर लैंड। लैंड क्या होता है? लैंड अक्वायर करना पड़ता है किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए, जैसे रोड बनाना है, रेलवे लाइन बिछाना है, इंडस्ट्री लगानी है, और वो कहते हैं कि लैंड एक्विजिशन इज वेरी प्रॉब्लम, अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम इन आवर इकोनॉमी। लोग जमीनें देते नहीं हैं। अगर मान लीजिए कि लोगों ने जमीनें दी भी, उनको अच्छा खासा कॉम्पनसेशन देने के बाद कहीं कहीं पे कोई जमीन देने से मना कर देता है, फिर रोड का काम रुक जाता है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट का काम रुक जाता है। तो लैंड एक्विजिशन इज एन ऑब्स्टैकल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा है लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी स्लो। हमारे यहाँ पे ट्रेन या रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्लो है एज वेल एज कॉस्टली है, सो लॉजिस्टिक्स इज नॉट दैट एफिशिएंट। इस कारण से इकोनॉमी को नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जो सामान वेस्ट बंगाल में या दिल्ली में, आप देखिए खाने पीने की चीज़ें दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें सस्ती हैं एज कंपैरिजन टू गुवाहाटी। कारण है कि लॉजिस्टिक्स इज नॉट दैट स्मूथ या स्ट्रीमलाइंड, ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं है। थर्ड प्रॉब्लम ही हाईलाइटेड, थर्ड एल इज विथ रिस्पेक्ट टू लेबर। उन्होंने कहा कि भारत में चूंकि लेबर इशूज आर पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, यानी कि इस पे भारत सरकार भी कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती हैं। तो लेबर्स को लेकर के कई सारे कानून हैं। भारत सरकार ने तो अकेले खुद 29 अलग अलग तरीके के कानून बनाए हैं, प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स ने अलग अलग कानून बनाए हैं। लेबर रिलेटेड नॉर्म्स कि लेबर को मिनिमम सैलरी कितनी देनी है, कितने घंटे काम कराना है, वर्क साइट पे क्या क्या सेफ्टी प्रोसीजर या प्रोटोकॉल मेंटेन करना है, प्रोविडेंट फंड के इशूज, पेंशन फंड एंड ऑल, तमाम अलग अलग तरीके के नियम हैं। इससे दोनों लेवल पे समस्या आती है। जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, दे गेट कंफ्यूज, और दूसरा जो लेबर हैं उनको भी नहीं पता होता कि व्हाट आर देयर राइट्स, क्योंकि इतने सारे कानून हैं कि अननेसेसरी कंफ्यूजन होता है। तो लेबर लॉज आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अननेसेसरी जब कंफ्यूजन होता है तो एफिशिएंसी इन इकोनॉमिक प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ये समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ लेबर इशूज, कि देयर आर मल्टीपल लेबर लॉज क्रिएटिंग अननेसेसरी कंफ्यूजन, इसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने फैसला किया कि जो भारत सरकार के 29
लॉ हैं रिगार्डिंग लेबर, उनको सब्ज्यूम किया जाएगा, उनको आपस में मिला करके चार मोटे मोटे कानून बनाए जाएंगे। तो 4 लेबर कोड्स विल बी देयर, चार ही लेबर लॉ होंगे या लेबर कोड होंगे। 29 को सब्ज्यूम करके चार किए गए। फर्स्ट, लेबर कोड ऑन वेजेस 2019, तो 2019 में ही वेजेज से संबंधित यानी कि पेमेंट कंपनसेशन से संबंधित जितने भी कानून थे अलग अलग तरीके के, इंडस्ट्रियल लेबर के अलग एंड ऑल, वो जितने भी भारत सरकार के कानून थे उन सबको सब्ज्यूम करके एक लेबर कोड बनाया गया। 2019 में इसका नाम रखा गया कोड ऑन वेजेस। वैसे ही सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, सोशल सिक्योरिटी जैसे प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड से रिलेटेड जितने भी अलग अलग नियम कानून थे उनको सब्ज्यूम करके एक कानून बनाया गया, लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो ये सब पार्लियामेंट में ये सब ऑलरेडी कानून पास हो चुके हैं। 2019 में ये कानून पास हुआ, 2020 में ये कानून पास हुआ। और एक कानून में बेसिकली क्या किया गया है, पुराने सारे कानूनों को एक साथ लाया गया है, उनमें जो रिडंडेंट चीजें थी हटा दी गई और उनको आपस में कंपाइल करके एक यूनिफाइड लॉ बना दिया गया। सो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी फॉर पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, ईटीसी। कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, this law was also brought in 2020. Industrial relation mainly deals with relation between workers and factory owners. तो यहाँ पे बेसिकली प्रोटेस्ट या स्ट्राइक कब कब किया जा सकता है, कब नहीं कर सकते, वो तमाम कंडीशंस रखे गए हैं। एंड लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, तो कई सारे ऐसे लोकेशंस होते हैं, साइट्स होते हैं जहाँ पे सेफ्टी एक बड़ा कंसर्न होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वहाँ के लिए नियम है अलग अलग कि हेलमेट होना चाहिए, बूट होना चाहिए, तो उसके लिए भी अलग अलग कानून थे। उन सबको सब्ज्यूम करके एक कानून बनाया गया साल 2020 में, नाम रखा गया लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। तो इस तरीके से चार मोटे मोटे लेबर कोड्स बनाए गए, कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। अब ये चार मोटे मोटे नियम बन तो गए, पार्लियामेंट एक बार कोई कानून बना दे, जैसे ये चार कानून बन गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा। उन कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए फिर नोटिफाई करना पड़ता है सरकार को। गवर्नमेंट हैज टू गिव नोटिफिकेशन कि नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दीज लॉज। प्लस उनको रूल्स रिलीज करने होते हैं कि अब ये रूल्स होंगे, क्योंकि कानूनों में तो मोटी मोटी बातें होती हैं, बट एग्जैक्टली उनको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होंगे, रूल्स होंगे, वो सरकार को रिलीज करना पड़ता है। तो मतलब द लेजिस्लेचर्स पास लॉ एंड देन इट्स इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हैज टू फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफाई इट एंड ऑल्सो रिलीज रूल्स विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन या रूल बनाने की जो पावर है एग्जीक्यूटिव्स के पास, सरकार के पास, उसी को कई बार कह दिया जाता है पावर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। उनके पास कुछ काम है कानून को इम्प्लीमेंट करने का। और अब न्यूज ये है कि ये कानून बन तो 4-5 साल पहले गए थे, अब उनको नोटिफाई किया है भारत सरकार ने that now these 4 labor codes will be implemented 5 years after parliament passed them। अभी भी फाइनल रूल्स नहीं निकाले हैं, अभी ड्राफ्ट रूल्स निकाले हैं, मोटे मोटे रूल्स निकाले हैं। 45 डेज के रिव्यू फीडबैक के बाद अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है, इंडस्ट्रीज एंड ऑल, उनके फीडबैक के बाद फाइनल रूल्स निकाले जाएंगे। सो दीज 4 लेबर कोड्स आर गोइंग टू रिप्लेस 29 एग्जिस्टिंग सेंट्रल लेबर लॉज। मोटे मोटे फायदे क्या होंगे न्यू कोड से? सोशल सिक्योरिटी एक्सपैंड होगी टू ऑल वर्कर्स, यानी कि प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड की बेनिफिट्स मिलेगी सारे वर्कर्स को, इंक्लूडिंग वर्कर्स इन द गिग इकोनॉमी, यानी कि जो ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो वाले वर्कर्स है उनको भी प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड की व्यवस्था मिलेगी। ऐसा नहीं कि उनको सरकार देगी प्रोविडेंट फंड या पेंशन देगी, सरकार पेंशन नहीं देगी, लेकिन जिन जगहों पे वो काम कर रहे हैं उनके लिए नियम बनाए जाएंगे, उनके एम्प्लॉयर्स के लिए नियम बनाए जाएंगे, ताकि वो इन वर्कर्स के लिए प्रोविडेंट अकाउंट खोले, पेंशन अकाउंट खोले, जिसके थ्रू इन लोगों को प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड जैसे बेनिफिट्स में मिल पाए। तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट फॉर ऑल द वर्कर इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स इन द गिग इकोनॉमी, जैसे कि ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो। इंश्योर वेज प्रोटेक्शन, हर फील्ड में मिनिमम वेजेस डिटरमाइन किए जाएंगे, इतना तो आपको मिनिमम सैलरी देनी ही है। तो इससे क्या होगा कि अननेसेसरी कंफ्यूजन कम हुआ। 4 लेबर लॉज हैं तो
कंपनियों को भी कंप्लाई करने में आसानी होगी, तो एक तरफ इफिशियंसी आएगी और दूसरी तरफ वर्कर्स के लिए फेयरनेस होगा। तो एफिशिएंसी एंड इक्विटी both will be developed hand in hand because of these new labor codes. इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि लेबर कोड्स लाए गए हैं, इनके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। क्रिटिकली एनालाइज मतलब थोड़े नुकसान भी बताइए। तो आपको इंट्रोड्यूस करना है कि 29 लेबर लॉज लाए गए। आप चाहें तो इंट्रोडक्शन में डॉक्टर रघुराम राजन की भी बात लिख सकते हैं, प्रॉब्लम ऑफ 3L, उसमें से एक है लेबर कोड, लेबर लॉज। 29 अलग अलग तरह के लेबर लॉज हैं। क्यों? क्योंकि ये तीसरे इसमें आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है लेबर का मैटर, इसलिए बहुत सारे कानून हो गए हैं यूनियन लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे, ये सब लिख सकते हैं। और इसी कारण से भारत सरकार ने इनको कोडिफाई किया है 44 लेबर लॉज, 29 लेबर लॉज को इनटू 4 पार्ट। फायदा क्या होगा? कंप्लायंस इजी होगा, फ्लेक्सिबिलिटी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इजी होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ मिलेगा, ये सब तो आप लिख ही पाएंगे। पोटेंशियल बेनिफिट भी क्या होगा? वर्कर्स को वेज प्रोटेक्शन मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी मिलेगा, ये सब तो लिख ही पाएंगे। कंसर्न्स में मैं थोड़ा बता देता हूँ, चैलेंजेस क्या होंगे वर्कर्स के लिए। देखिए, इन नए लेबर कोड्स में अब जो एम्प्लॉयर्स हैं, नौकरी देने वाले जो लोग हैं, उनके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आसान कर दिए गए हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब आप कैसे देंगे और जब चाहे तब आप लोगों को निकाल सकते हैं। सो देयर हैज बीन प्रोविजन ऑफ इजी हायरिंग एंड इजी फायरिंग, सो दैट में रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी। तो हायरिंग एंड फायरिंग के टर्म्स जो हैं वो थोड़े आसान कर दिए गए। पहले नौकरी से निकालना बड़ा कठिन था, लेकिन अब थोड़ा उसको आसान कर दिया गया है। दूसरा, ट्रेड यूनियन के राइट्स काफी रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। ट्रेड यूनियन वाले बहुत मतलब स्ट्राइक, बार बार स्ट्राइक कर देते थे और प्रोडक्शन को हैम्पर करते थे, तो ट्रेड यूनियन के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन की कम से कम 300 मेंबर्स होंगे तुम्हारे, तभी ट्रेड यूनियन बनेगा, नहीं तो 10-20 लोग भी मिलकर के अपना अलग अलग ट्रेड यूनियन बना देते थे। एक फैक्ट्री के अंदर भी कई सारे ट्रेड यूनियन होते थे। रिस्ट्रिक्शन ऑन स्ट्राइक्स, तो ये सब लिमिटेशंस लगाए गए ट्रेड यूनियन पे, तो हो सकता है कि इससे वर्कर्स के राइट्स डाइल्यूट हो। इम्प्लीमेंटेशन गैप भी होगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स के अभी भी अलग अलग कानून हैं, क्योंकि ये मामला जो है लेबर लॉस का कंकरेंट लिस्ट का है। भारत सरकार ने 4 कोड लाए हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे तो अलग अलग स्टेट्स में अभी भी कई सारे लेबर लॉज हैं। एंड डिजिटल डिवाइड की भी समस्या है, क्योंकि इस नए लेबर कोड में बहुत सारे डिजिटलाइज्ड प्रोविजन की बात की गई है सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स के लिए, जैसे पेंशन अकाउंट, प्रोविडेंट फंड अकाउंट डिजिटल तरीके से खोलना है, लेकिन कई सारे वर्कर्स को ये सब पता ही नहीं है कि कैसे अपना अकाउंट खोलें एंड ऑल्सो, उस कारण से प्रॉब्लम हो सकती है। बट एज आई सेड, ये लॉ अगर ठीक से इंप्लीमेंट हुआ तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन एफिशिएंसी फॉर द इंडस्ट्रीज एंड इक्विटी, दैट इज फेयरनेस फॉर द वर्कर्स। Next topic is about World Urbanization Prospect Report 2025, important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. World Urbanization Prospect Report is published by a wing of United Nations, जिसका नाम है United Nations Department of Economic and Social Affairs, शॉर्ट में कहें तो UNDESA। हर साल ये रिपोर्ट पब्लिश होता है, तो साल 2025 का वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट पब्लिश किया है UNDESA ने। तो वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट ऑफ 2025 ये कहता है कि दुनिया भर में जो 8.2 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से लगभग 45% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है। तो फास्ट तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी कि रूरल एरिया से लोग अब जाकर के ज़्यादा अर्बन एरियाज में सेटल हो रहे हैं। तो पूरे दुनिया भर में अर्बनाइजेशन का पेस अच्छा खासा है, दो लोग रूरल एरिया जाकर के अर्बन एरियाज में रह रहे हैं। बट 7 ऐसे देश आइडेंटिफाई किए हैं UNDESA ने, जहां पे अर्बनाइजेशन का पेस बहुत ज़्यादा है, यानी कि काफ़ी फास्ट पेस से लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जाके सेटल हो रहे हैं। वो 7 देश में भारत भी है। भारत के अलावा नाइजीरिया, पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, इजिप्ट, बांग्लादेश, इथोपिया। अब जिस भी देश में फास्ट तरीके से अर्बनाइजेशन होने लगता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हैप्पजार्ड मूवमेंट हो रहा है लोगों का फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। इस कारण से बहुत समस्या होती है। देखिए, धीरे धीरे स्मूथ ट्रांजिशन हो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग स्ट्रेस माइग्रेशन जब करते हैं, रूरल एरियाज में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो ज़बरदस्ती अर्बन एरिया में जाकर के रहने लगते हैं कुछ भी छोटे मोटे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो फिर कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे स्लम्स का बढ़ना, अर्बन स्प्रॉल, जहाँ जगह मिला वहीं घर बना के रह लिए। तो ये जो स्ट्रेस माइग्रेशन हो रहा है इन दी 7 कंट्रीज, वहाँ पे फास्ट पेस तरीके से रूरल से अर्बन एरियाज में माइग्रेशन हो रहा है, दैट
इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली इट कैन लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स, जैसे एयर पॉल्यूशन राइज होगा, ट्रैफिक कंजेशन होगा, अर्बन स्प्रॉल मतलब जहां तहां घर बना लिया। और अर्बन स्प्रॉल होता है तो फिर क्या होता है, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो ब्लॉक होता है। जो ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक होता है तो फिर अर्बन फ्लडिंग की भी समस्या आती है। थोड़ी भी बारिश हुई तो शहरों में पानी इकट्ठा हो जाता है। आप गुवाहाटी के अंदर ये समस्या आप खूब देखने को मिलेगा आपको। पहले गुवाहाटी में इतना पानी नहीं लगता था 8-10 साल पहले, लेकिन अब आप देखोगे हर साल, अब मानसून के टाइम में आप देखोगे कि थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पानी लग जाता है। उसके पीछे कारण है अनसस्टेनेबल पेस ऑफ अर्बनाइजेशन लीडिंग टू अर्बन स्प्रॉल, जहां तहां लोग घर बना रहे हैं। उसका निगेटिव इम्पैक्ट ऑन ड्रेनेज सिस्टम कॉजिंग अर्बन फ्लडिंग इवन विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। गवर्नर से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल फिलहाल में फैसला सुना है, लिमिटेड जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए स्कोप है, यानी कि लिमिटेड मैंडेमस का स्कोप है। लिमिटेड क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि आप फैसला लीजिए बिल के ऊपर, लेकिन क्या फैसला लीजिए वो नहीं कह सकती सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, लिमिटेड मैंडेमस। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से रिलेटेड फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे मॉरिशस नहीं, ओरिजिनली मालदीव वाज पार्ट ऑफ इट। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम, सेकंड स्टेटमेंट इज wrong because India is not member of this treaty. And यहाँ पे तो उज्बेकिस्तान is not member of Eurasian Economic Union. That's all from our side for today. Thanks for watching.